श्री रामानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल पावटा में। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 16 का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 16 में हम 16.1 का अध्ययन करेंगे। इसमें हमारे पास में दो आकृतियां हैं, एक घन और एक घनाभ। ठीक है, तो हम पहले इनका संक्षिप्त परिचय कर लेते हैं। ऐसी आकृति जिसमें 6 फलक हों, 6 फलकों से बंद आकृति, जैसे कि अपना कमरा है, किताब इत्यादि, तो 6 फलकों से बंद आकृति जिसके अंदर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की माप अलग अलग होती हैं, उसे हम घनाभ कहते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने चित्र बना करके आपको समझाया है। 6 फलक, 6 फलकों में यहाँ 3 विमाएँ, पहली विमा L लंबाई, दूसरी विमा चौड़ाई B जिसको कह रहे हैं, और तीसरी विमा H जिसको अपन ऊंचाई कह रहे हैं। तो तीनों यदि अलग अलग हैं हमारे पास में, तो उस आकृति को हम घनाभ के नाम से जानते हैं। और यदि हमारे पास में लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी समान स्थिति में आती हैं, तो उसे हम यूं कहेंगे कि ये एक घन है। एग्जाम्पल के तौर पर सांप सीढ़ी का जो 5 आता है, वो शतरंज का जो 5 आता है, वो घन का एग्जाम्पल है। और घन का एग्जाम्पल कैसे दें, जिसे मान लो मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक वर्गाकार कमरा हो और वर्गाकार कमरे में ऊंचाई वर्गाकार कमरे की लंबाई चौड़ाई के बराबर यदि आ जाती है, तो वह कमरा भी वर्गाकार कमरा जो होता है जिसमें ऊंचाई लंबाई के बराबर हो, तो वह घन का एग्जाम्पल बन जाता है। तो इस प्रकार 6 फलकों से बंद आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग हो, उसको घनाभ कहते हैं। और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान हो, उसको घन कहते हैं। जैसा कि मैंने चित्र से आपको समझाने का प्रयास किया है। इस प्रश्नावली के अंदर मुख्य सूत्र कौन कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये होता है 6L²। L यहाँ घन की भुजा से मतलब है। अब 6 का मतलब 6 फलक होते हैं और एक फलक एक वर्गाकार भाग होता है, अतः 6 फलक 6 वर्गाकार भाग होंगे, तो 6L² यहाँ घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है। इसके बाद आता है घन के एक फलक का क्षेत्रफल। तो प्रिय विद्यार्थियों, घन का ये जो फलक होता है वो एक वर्ग होता है, अर्थात 6 के 6 फलक वर्ग होते हैं। तो घन के एक फलक का क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर से मतलब L²। अब घन का आयतन भुजा की घात 3, ये घन का आयतन होता है। क्योंकि यहाँ आधार का क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई आपस में बराबर होती हैं और ऊंचाई भी बराबर होती हैं, अतः बना L3। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से बना L3। फिर आता है घनाभ पे चर्चा करते हैं। तो घनाभ पे हमारे पास में आता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × LB + BH + HL। प्रिय विद्यार्थियों, L लंबाई है, B चौड़ाई को व्यक्त करता है और H जो है ऊंचाई को व्यक्त करता है। हिंदी में हम कह सकते हैं 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब हमारे पास में आता है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन हुआ हमारे पास में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, अर्थात LBH। आपको यहाँ एक चीज़ मैं बताता हूँ, आयतन क्या होता है। हमें किसी आकृति का आयतन निकालना है, तो उसका आयतन निकालने के लिए हमारे पास में सूत्र बनता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इससे हम किसी भी आकृति का आयतन का सूत्र बना सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ आधार का क्षेत्रफल ऊंचाई से हम किसी भी आकृति का आयतन निकाल सकते हैं। इसी से किसी भी आकृति का हम आयतन का सूत्र भी बना सकते हैं। चलिए मैं आगे चलता हूँ।
तो यहाँ घनाभ का एक फलक जो होता है वो प्रत्येक फलक एक आयताकार फलक होता है। घन में प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है, इसमें प्रत्येक फलक आयताकार होता है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आता है। घनाभ के एक फलक का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई हुआ। जैसे मान लो घनाभ किसी कोई कमरा है उसमें छत नहीं है, तो छत नहीं है तो इसका मतलब वहाँ LB नहीं है। या मान लो छत पर जो है पेंटिंग करनी है तो वहाँ उस क्षेत्र के लिए LB निकाला जाएगा। इसी प्रकार से घनाभ का विकर्ण होता है √L² + B² + H²। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ घनाभ के विकर्ण से क्या मतलब है? तो घनाभ के विकर्ण से मतलब है कि लंबी से लंबी छड़ हो, लंबी से लंबी रस्सी हो जो उस कमरे में रखी जा सकती हो। तो विकर्ण किसको कहते हैं? शीर्षों को मिलाएं, ये विकर्ण कहलाता है। इस कोने से उस कोने तक यदि हम इसको मिला देते हैं तो ये इसका विकर्ण हो जाएगा। कोने को मिलाना विकर्ण कहलाता है। अब इसके बाद चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जैसे ये दीवार है, पीछे वाली दीवार है, अगल बगल, तो इन पे का क्षेत्र जो कोई पेंटिंग वगैरह करनी होती है तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल उसी स्थिति में निकालेंगे हम। 2 गुणा L + B गुणे में आ रहा है H, अर्थात 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। अब ऐसी स्थिति में जैसे कोई दीवार बनानी है, निर्माण करना है, तो उसमें ईंटों की कितनी संख्या लगेगी, इसके लिए पहले हम दीवार का आयतन निकालेंगे और फिर एक ईंट का आयतन निकालेंगे। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि इकाई एक होनी चाहिए, या तो सारी मीटर में हो या सारी सेंटीमीटर में हो, तभी हम सही संख्या तक पहुंच पाते हैं। अन्यथा एक में मीटर ले लिया, दूसरे में सेंटीमीटर ले लिया तो हमारा सारा खेल खराब हो जाएगा। तो इकाई एक होनी चाहिए, या तो सारी मीटर में होनी चाहिए या सारी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम इस प्रश्नावली के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो प्रश्नावली है ये घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु पर आधारित है, जिसमें से आज हम चर्चा करने की ओर जा रहे हैं घन, घनाभ पर। तो जैसे कि इसमें हम सवाल को शुरू करते हैं, जहाँ हमारे पास में सवाल आता है, मेरे पास में जैसे बहुत सारे सवाल हैं, नॉर्मल सवालों को आप आराम से कर सकते हो, मैं कुछ जटिल सवालों की तरफ इसमें जा रहा हूँ। तो मेरे पास भी सवाल आ रहा है, इसका 5वां सवाल आ रहा है। तो आसान सवालों को आप निकाल सकते हो सूत्रों के माध्यम से सवाल को समझते हुए। हमें कुछ गंभीर सवाल निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर मुझे दिया है। इस सवाल में दिया है, समस्या दी गई है, उस समस्या को हमें बनाना है। तो इसमें दिया हुआ है ठोस बेलन का, यहाँ अपन प्रश्नावली में आ रहे हैं 16.1, सॉरी मेरे है ना भाई, यहाँ से 16.1 में हमारे पास में सवाल आ रहा है, उसको हम गंभीरता से देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं 16.2 में चला गया था, हमें पढ़नी है 16.1। वापस आ जाते हैं। तो जैसे पहला सवाल है, एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बताइए। तो जैसे कि मेरे पास में पहला जो सवाल आ रहा है उसको मैं क्लियर करता हूँ। दिया है, तो दिया है मुझे दिया है घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई जिसको हम L से शो करेंगे, स्मॉल l से। तो ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। हमारे पास में गिवन है L = 12 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास में घनाभ की लंबाई के बाद आ रही है इसी की हमारे पास में दूसरे नंबर पर चौड़ाई आ रही है, अर्थात घनाभ की चौड़ाई। तो यहाँ घनाभ की चौड़ाई जो है इसको हम B से व्यक्त कर रहे हैं और ये आया हुआ है 9 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे चलते हैं तो हमारे पास में आया हुआ है घनाभ की ऊंचाई। घनाभ की ऊंचाई आई हुई है, तो इस घनाभ की ऊंचाई को हम S से व्यक्त कर रहे हैं और ये है मेरे पास में 5 सेंटीमीटर। तो सवाल कहता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले करना क्या है, ज्ञात करना। ज्ञात करने में क्या क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दूसरे नंबर पर हमें ज्ञात करना है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन। अब प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप घनाभ शब्द को जान गए हो, उसका डायग्राम बनाने के लिए आप सक्षम हो और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र यदि आपको याद है और घनाभ का आयतन का सूत्र यदि आपको याद है, तब तो आप इस सवाल को बड़ी आसानी से क्लियर कर जाओगे, अन्यथा हमारे पास में दिक्कतें आएगी। तो अब हम आते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो दिया है उसके अनुसार हम पहले एक छोटा सा चित्र बना करके समझाने का प्रयास करेंगे कि घनाभ में हमें क्या क्या दिया है, उसको हम डायग्राम में क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले यही क्लियर करने का प्रयास करते हैं L हमारे पास में कितना है। तो L हमारे पास में इसके अनुसार है 12 सेंटीमीटर। इसी के हिसाब से B हमारे पास में कितना है, ये हमारे पास में है 9 सेंटीमीटर और इसी में हमारे पास में H जो है वो है 5 सेंटीमीटर। तो सुंदर सा चित्र बना देंगे, उसको क्लियर कर देंगे। अब सारी चीज़ें हमने बता दी हैं, तीनों विमाएं पता है, क्या ज्ञात करना है पता है, चित्र भी हमारे पास में क्लियर हो गया है। इसके हिसाब से हमें सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है। तो पहले नंबर पे अब हमारे पास में आ जाता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। लेकिन यदि हम इसको मैथ के रूप में लिखते हैं तो एल बी प्लस, अंग्रेजी में लिखना चाहें तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल लिखो और बराबर के नीचे बराबर का निशान ले लेंगे। मैंने थोड़ा सूत्र उधर रख रखा है, आप यहाँ देख लेना। तो यहाँ मेरे पास में 2 गुने में आ जाता है एल बी। तो देखो भी एल 12 है और बी मेरे पास में 9 है, बीच में प्लस का चिन्ह। फिर मेरे पास में बी 9 है, एच मेरे पास 5 है, फिर एच जो है मेरे पास में 5 है और एल यहाँ 12 है। फिर ये विद्यार्थियों बिना घबराए आप लोगों को इसको सरल करना है। 12 नाम 108, 5 नाम 45, 12 पंजे 60। ये राशियाँ हमारे पास में आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, रफ करेंगे। 108 में 45 और 45 बाद में 60 जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 को 3 हासिल बाई 1, 6 4 10 और 1 11, फिर हासिल 1 बनती है तो 2। इस प्रकार से 2 गुना 213 क्लियर किया तो 2 से गुणा करेंगे तो 226। प्रिय विद्यार्थियों, क्षेत्रफल या तो स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर और मीटर है तो वर्ग मीटर। तो सेंटीमीटर है यहाँ, तो ये आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो कितने आसान तरीके से यदि हमारे पास में सूत्र याद है, पूरी जानकारी याद है, तो इस प्रश्नावली को जो है सरल कर सकते हैं। बशर्ते हमें ये पता होना चाहिए कि घनाभ क्या होता है, घन क्या होता है, इसका आयतन क्षेत्रफल वगैरह किस प्रकार से निकाला जाता है। तो पहला पॉइंट हमने क्लियर किया। और दूसरे पॉइंट पे हमसे पूछा गया है घनाभ का आयतन बताओ, तो यहाँ से हम निकालेंगे घनाभ का आयतन। अब भाई ये जो घनाभ का आयतन है ये होता है LBH। अब L हमारे पास में 12 है, B हमारे पास में 9 है और H हमारे पास में 5 है। तो इस प्रकार से हम यहाँ 12 पंजे 60, 60 को 9 से गुणा करेंगे तो 6 नाम 54। हम रफ कार्य कर लेंगे
ये हमारे पास में आ जाएगा 540। देखो आयतन की इकाई है वो क्यूब में होती है, घन में होती है, तो यहाँ हम लिखेंगे घन। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों आपको प्रश्नावली में हमने प्रवेश करवाया, तो ये बताया कि भाई घनाभ क्या है, ये समझ में आना चाहिए। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। घन क्या है ये आपके दिमाग में होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही समझाने का प्रयास किया था। इनसे संबंधित ये कुछ सूत्र हैं जिन्हें हमें पूरी तरीके से कंठस्थ याद होने चाहिए, अच्छी तरीके से हमारी तैयारी होनी चाहिए। इसके हिसाब से हमें क्या याद करना है, उसके हिसाब से चित्र बना करके इसको आराम से सरल करना है। कोई जल्दबाजी वाली बात हमारे सामने नहीं आनी चाहिए। अब जैसे कि मेरे पास इसका दूसरा सवाल आता है, इसमें कहता है कि 3 घनों की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, इन्हें पिघला करके एक नया घन बनाया गया है, तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, जिन जिन आकृतियों को पिघलाया जाता है मतलब उनका आयतन निकालना है। यदि भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियों को पिघला करके कोई एक आकृति बनाई जाती है तो उस समय उन सभी आकृतियों का आयतन जिस आकृति में बदला गया है उस आयतन के बराबर होता है। तो प्रश्न 2 में हमारे पास में 3 घनों को पिघलाया गया है और घन की भुजा को हम L से शो कर रहे हैं। तो पहले घन की भुजा को L1 कहेंगे, दूसरे घन की भुजा को L2 कहेंगे, तीसरे घन की भुजा को L3 कहेंगे, और इस प्रकार से जो घन बनाया जाएगा उसको कैपिटल L कहेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, दिया है 3 घनों की भुजाएं हैं। हमें दिया है कि भाई 3 घनों की भुजाएं, 3 घनों की भुजाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। पहले घन की भुजा को L1 कह रहे हैं, वो हमारे पास में आ रही है 8 सेंटीमीटर। दूसरे घन की भुजा को हम L2 कहेंगे, जो हमारे पास में आ रही है 6 सेंटीमीटर। तीसरे घन की भुजा को अपन L3 कहेंगे, जो आ रही है 1 सेंटीमीटर। अब हमें पिघला करके नया घन बनाना है, इनको पिघला करके एक नया घन बनाना है और उस नए घन की भुजा हमसे पूछा है, तो क्या करना है, ज्ञात करना। तो ज्ञात करने में जो नया घन बना है उसकी हमसे नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो प्रिय विद्यार्थियों पहले उस घन की भुजा होना चाहिए। अतः हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना, यानी यहाँ प्रश्नानुसार ले लेते हैं पहले, तो प्रश्नानुसार यहाँ माना नए घन की भुजा, नए घन की भुजा हमारे पास में कैपिटल L सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। इसको हम x भी कह सकते हैं या कैपिटल L भी कह सकते हैं। अब यहाँ सवाल शुरू होता है, पहला पॉइंट, तीनों घनों को पिघलाकर, ये समस्या है, तीनों घनों को पिघलाकर, तीनों घनों को पिघलाकर नया घन बनाया गया है। तीनों घनों को पिघला करके नया घन बनाया है, तो रिजल्ट क्या निकला, दिमाग लगाते हैं। तीनों घनों को पिघलाने पर जो आयतन आया वह नए घन के आयतन के बराबर होगा, मतलब नए घन का आयतन, नए घन का आयतन
तीनों घनों के आयतन के बराबर होगा। ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी होगी, तब तो हम सवाल को क्लियर कर पाएंगे, नहीं दिक्कत आएगी। तो नए घन का आयतन तीनों घनों के आयतन के बराबर होगा। इसको ध्यान में रखते हुए नए घन का तो आयतन नहीं है, नए घन की भुजा हमारे पास L है और घन का आयतन हमारे पास भुजा की घात 3 होता है। इसी प्रकार से पहले घन का आयतन हमारे पास में 8 का घन हो जाएगा, फिर 6 का घन हो जाएगा और फिर 1 का घन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में इसको क्लियर करते हैं। 8 को 8 से 3 बार गुणा किया 512, इधर हमारे पास में 256 और इधर हमारे पास में 1। इनको रख करके सामूहिक रूप से हम एक राशि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो 512, 256 और 1 हो जाएगा 9। यहाँ हमारे पास में ये हो रहा है 5 और 1 6 और ये हो जाएगा 7। तो यहाँ हमारे पास में 6 का हमारे पास में आएगा 216। तो 6 का हमारे पास में आ रहा है 216। भाई करके देख लो, जैसे 6 छंगा 36, 36 को 6 से किया, 6 छंगा 36, 3 छत्ती 18, 3 21। अभी जो है मैंने 216 लिख दिया था, काफ़ी गलती वाली बात है यहाँ। तो इसको क्लियर करते हैं। तो ये हमारे पास में आ जाता है कुल मिलाकर के 6 7 और 1 8 1 9 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में 2 हो जाएगा, 729 आ गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि जोड़ बाकी गुणा भाग में हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, आप भी यहाँ से बहुत ज़्यादा सावधानी बरतेंगे। अब बात आती है स्क्वायर की और क्यूब की। यदि हमारे पास में स्क्वायर आया हुआ हो, बड़ी राशि हो, तो हम उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 के जोड़े बनाएंगे। बात आ रही है क्यूब की, तो भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, लेकिन 3 के जोड़े बनाएंगे और इस प्रकार से L प्राप्त कर लेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ ये सीखने के लिए हमें 729 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 3 का भाग जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 अंटा 24, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 दूनी 6 और 3 7 21, फिर 3 का भाग जा रहा है, 9 तिया 27, फिर 3 का भाग जा रहा है 3, फिर 3 का भाग जा रहा है 1। तो 1 जोड़ा 3 और 1 जोड़ा 3। तो यदि स्क्वायर होता तो 2 के जोड़े बनाते और क्यूब है तो 3 के बनाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से L प्राप्त हो जाएगा। इसको क्लियर करते हैं। तो 3 गुना 3 की घात 3, अर्थात एक जोड़े से 1 3, दूसरे जोड़े से 2 3 और क्यूब के रूप में इनको लिख देंगे। अब ये हमारे पास में समान हैं, इसको हम हटा देंगे यहाँ से। तो L आ जाएगा 3 गुना 3, तो L का मान आ गया है 9 सेंटीमीटर। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, यदि घनों को पिघला करके नया घन बनाया जाता है तो उस समय आप नए घन की भुजा को L लेंगे, उन घनों का आयतन निकालेंगे, वहाँ से क्यूब को सरल करते हुए अभाज्य गुणनखंड करते हुए 3 के जोड़े बनाएंगे। 3 के जोड़े बना के उसको घन के रूप में लिखेंगे। घन से घन एक घात समान उनकी वजह से हट जाएगी, भुजा आ जाएगी। तो भुजा आने के बाद अब हमसे आयतन पूछा तो आयतन बता देंगे। आयतन तो वैसे भी स्पष्ट हो जाता है कि 729 आएगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो हम घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा देंगे। तो अब हमारे पास में दूसरा सवाल शुरू हो जाता है। ऐसे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास में निकल कर के आएगा वो होगा 6L स्क्वायर, अर्थात 6 गुना 9 का होल स्क्वायर। तो 6 गुना 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो 6 को 6 कम 6, 6 8 48। ये क्षेत्रफल आया है 486 इकाई वर्ग की वर्ग होती है ये घन की क्षेत्रफल की जो है। और इस प्रकार से हमारे पास क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे वर्ग में लिखेंगे। अब इकाई क्या है, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर था इसलिए हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कितने सुंदर तरीके से हम जो है घन घनाभ से संबंधित किसी भी सवाल को आराम से क्लियर कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसी को चलते हुए
जैसे कि मेरे पास में चौथा सवाल आया हुआ है, इसमें कहता है एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। हमें दिया हुआ है चौथे सवाल में, उसको समस्याग्रस्त सवाल बोल रहे हैं हम। एक घन का प्रत्येक फलक 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काट करके 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वो आपको ज्ञात करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम फिर एक सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है वो लिखते हैं। दिया है तो यहाँ हमारे पास सवाल आता है कि घन का प्रत्येक फलक, घन का प्रत्येक फलक 100 वर्ग सेंटीमीटर है। घन का प्रत्येक फलक 100 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका मतलब समझ में आना चाहिए, ये एक समस्या है। इसका मतलब है कि घन के एक फलक का क्षेत्रफल जो है 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ से घन की भुजा निकाली जा सकती है घन का सूत्र लगा करके। एक बात दोबारा ये कह रहा है, आधार के समांतर समतल द्वारा, आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काट करके 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो आधार के समांतर, आधार के समांतर घन के 2 समान टुकड़े किए गए हैं। आधार के समांतर घन के 2 समान टुकड़े किए गए हैं, ये हमें बोल रहा है। तो कहता है कि जो प्रत्येक समान भाग है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना प्रत्येक समान टुकड़े का, प्रत्येक समान टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्रत्येक समान टुकड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब मैं प्रश्नानुसार आ जाता हूँ यहाँ पर। जैसे जैसे हम बात करेंगे, आगे चलेंगे, हम सीखेंगे सवाल को। तो सबसे पहले हमें सवाल में दिया गया है कि घन का प्रत्येक फलक 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसी से मैं सवाल उठा रहा हूँ। तो घन का प्रत्येक फलक 100 वर्ग सेंटीमीटर है। इट मीन्स घन का प्रत्येक फलक 100 वर्ग सेंटीमीटर। इट मीन्स हुआ कि अपने पास में एक फलक का जो एरिया है वो 100 वर्ग सेंटीमीटर है, और एक फलक का जो एरिया क्षेत्रफल होता है उसको वर्ग का क्षेत्रफल बोलते हैं, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है एल स्क्वायर। 100 के इक्वल है, हमें एल चाहिए तो 100 का अंडर रूट करेंगे तो एल हमारे पास में आ गया है 10 सेंटीमीटर। पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात, अब घनाभ के आधार के समांतर 2 टुकड़े किए गए हैं, तो इसका मतलब निकला कि हमारे पास में 3 चीज़ें हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घन को काटेंगे तो घन से घनाभ बनेगा, घन से घनाभ बनेगा। तो उसमें जो हमारे पास में जो घनाभ आया, इसमें घनाभ की लंबाई जो है वो घन की भुजा के बराबर होगी, चौड़ाई भी इसकी भुजा के बराबर होगी। बीच में से काटा गया है इसको आधार के समांतर, तो h आधा हो जाएगा। ये आधार है, इस आधार को हम यहाँ से काटते हैं, जैसे कि ये डब्बा है जिसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए घन है, बीच में से हम इसको यूँ काटेंगे तो ये आधार के समांतर कट रहा है। ध्यान देना, इस प्रकार से आधार के समांतर काटा गया इसको। तो आधार के समांतर काटेंगे यूँ, तो देख रहे हैं ये लंबाई है
इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये चौड़ाई है, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अर्थात लंबाई भी घन की भुजा के बराबर, चौड़ाई भी घन की भुजा के बराबर, परंतु ये बीचों बीच काटा गया है तो ऊंचाई हमारे पास आधी हो जाएगी, अर्थात भुजा की आधी हो जाएगी। तो इसी के हिसाब से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि आधार के समांतर घन के दो समान टुकड़े किए गए हैं। तो घन के दो समान टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़ा एक घनाभ बनता है, एक घनाभ बनता है। इस प्रकार नए जो घनाभ बना है उसके लिए अब इस घनाभ में अर्थात प्रत्येक टुकड़े में इसकी जो L है वो घन की भुजा के बराबर होगी, इसकी जो B है वह भी घन की भुजा के बराबर होगी, बट H है वो घन की भुजा का आधा हो जाएगा। तो ये हो गया है 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से काटने पर जो घन को काटते हैं दो समान टुकड़ों में तो घनाभ बनता है। उस घनाभ के अंदर लंबाई भी घन की भुजा के बराबर, चौड़ाई भी घन की भुजा के बराबर। यदि आप बीचों बीच काट रहे हो तो ऊंचाई जो है वह घन की भुजा के आधा हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये जो प्रत्येक टुकड़ा आया ये जो है यहाँ एक घनाभ का उदाहरण बन जाएगा और प्रत्येक टुकड़ा यहाँ से इस प्रकार से बाहर निकल करके आएगा। तो यहाँ ये L, ये B और ये H बन जाएगा, LBH। L हमारे पास 10 दिखाई दे रहा है, B हमारे पास 10 दिखाई दे रहा है, H हमारे पास 5 दिखाई दे रहा है। तो अब हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो अब आ जाता है प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्रफल। तो प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्रफल जो है यहाँ निकाल रहे हैं, प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्रफल। तो प्रत्येक टुकड़े का जो क्षेत्रफल आएगा वो प्रत्येक टुकड़ा घनाभ का एग्जाम्पल है, इसलिए हो जाएगा 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL। तो प्रिय विद्यार्थियों इसमें मान रखना शेष रह गया है। तो 10 गुना 10 प्लस 10 गुना 5 और 5 गुना 10 हम रफ कर रहे हैं। हमने देखा 100 प्लस 50 प्लस फिर 50। तो इस प्रकार से 2 गुना हमारे पास में आ गया 200, गुना कर दिया तो 400 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस ट्रांसफर आ गया है। इस प्रकार यदि एक घन को 2 टुकड़ों में बांटा जाता है तो घनाभ बनता है। घनाभ के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको निकालनी पड़ेंगी। इसके बाद हम उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं या उसका आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों कल हम फिर इसी प्रश्नावली पर और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको इन सभी चीज़ों के बारे में एक बार समझना है, कोशिश करना है। कल जब हम मिलें तो आप इन सूत्रों के बारे में, इनके बारे में जानकारी करना और हमने जो 4 तक सवाल निकाले उसको आप थोड़ा सा देखना। इसके बाद हम फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।